गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डे की, तो आज 11 अक्टूबर है और आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारी भलाई। ये इसकी थीम रखी गई है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। क्या नेशनल लेवल पे भी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेवल को छोड़ करके अगर हम नेशनल लेवल पर देखते हैं तो ये 24 जनवरी को हमारे यहाँ पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब? तो 24 जनवरी को, ये भी याद रखेंगे आप। और इंटरनेशनल कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़कियों को दिखाएगा और फिर ये दिखाएगा कि इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप एंड वेलबींग। एक तरफ यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, बच्चियों को बचाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बचाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये न्यूज़ देखिए, ये दिल्ली के मुनिरिका की न्यूज़ है। यहाँ पे एक महिला थी, उनका नाम था वर्षा शर्मा। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने दो बेटों की, एक थे 4 साल के और एक थे 2 साल के, इनकी जान ले ली और फिर खुद की जान ले ली। ऐसे इन्होंने क्यों किया? तो इसके पीछे वजह थे इनके ससुराल वाले, खास करके इनके हस्बैंड भाई साहब। मतलब इनके हस्बैंड का नाम था जोगेंद्र शर्मा और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल थे। तो जब शादी हुई दोनों की, तो इनके जो पिता हैं वर्षा शर्मा के, इन्होंने बताया इनकी जान जाने के बाद वर्षा शर्मा की, कि हमने 20 लाख से ज़्यादा खर्चा किया था शादी में। इनको कार भी गिफ्ट दी थी, जो ये एनसीबी कंट्रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कांस्टेबल हैं जोगेंद्र शर्मा, यानी कि जो इनके हस्बैंड थे वर्षा शर्मा के। लेकिन फिर भी जोगेंद्र शर्मा के घर वालों ने दहेज के चक्कर में मेरी बेटी की जान ले ली। यानी कि वर्षा शर्मा की जान किस चक्कर में गई? तो दहेज के चक्कर में गई। अब ऐसे लोग के लिए क्या ही कहा जा सकता है। खुद तो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवलदार हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है और हरकतें कैसी हैं। मतलब ये होता है ना कि हमारा समाज जो है वो ऐसा ही डेवलप है। अगर किसी की जॉब लग जाती है तो फिर ये लगता है कि दहेज तो भर भर के मिलेगा। मतलब उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हम जिस पोस्ट पे जा रहे हो कितनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, वो वहाँ पे जाके हमें क्या करना है और कैसे बिहेव करना है, उससे मतलब ही नहीं है। उनको ये देखना है कि यार अब तो जॉब लगी, अब तो ऐश ही ऐश है, दहेज मिलेगा, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये होगा वो होगा। मतलब यहाँ पे जॉब का सीधा सा मतलब उनके लिए दहेज से होता है। यार क्या क्या चल रहा है। तो एक दहेज के चक्कर में 3 लोग की जान गई। और अगर आप इतने काबिल हैं, आप खुद आपकी जॉब लगी हुई है एनसीबी में, तो फिर आपको क्या जरूरत है यहाँ पे दहेज लेने की? वैसे दहेज नहीं लेना चाहिए था। उसके अलावा अगर उनके घर वालों ने जितना दिया उतने में एडजस्ट करो ना। और अगर आपको लग रहा था कि आपका इतने से काम नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे घर में क्यों होते जहाँ से आपको मिल जाता। किसी मासूम की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? अब ये देखिए कितनी दयनीय स्थिति बन गई। महिला ने तो अपनी जान दी, वर्षा शर्मा ने तो अपनी जान दी, लेकिन अपने साथ दो बेटों को लेकर के चली गई। एक 2 साल के थे, एक 4 साल के थे। अब इनको यही लगा कि अगर मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊंगी। तो फिर जिस तरीके से इनका बाप है, इतना खतरनाक राक्षस प्रवृत्ति का, कि जब ये मुझे नहीं छोड़ा तो मेरे बच्चों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाएगा, बच्चों के साथ ना जाने कैसा बिहेव करेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों की भी जान ले ली। यानी पहले बच्चों को मारा और फिर खुद मर गई। और पीछे क्या चल रहा था? बैकग्राउंड में चल रहा था दहेज पर था। अब यार क्या कहा जाए ऐसे लोग के लिए। मतलब बताया, आप पढ़ लिख के खुद जॉब ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जा रहे हो, उसके बाद भी आपका दिमाग इतना ओपन नहीं हो पा रहा है कि दहेज के लिए किसी की जान ले रहे हो। ऐसे लोग जॉब में अगर रहेंगे भी तो कितना आगे जा पाएंगे? मतलब कैसे लोग समाज को सुधारेंगे, आप बताइए। इनसे उम्मीद की जाती है कि समाज को सुधारेंगे, कल का इनको कोई घूस देगा, एनसीबी की डिपार्टमेंट में आई है, कोई पता चले कोई इनको घूस दे रहा है तो ये घूस ले लेंगे। जब आपको पैसे की ही लालच है तो आप कैसे काम करोगे भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है, उसको ये लगता है कि अब मुझे जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपनी जान देने से बेहतर है कि पहले उसकी जान लो। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले उसको निपटाओ, उसके बाद देखा जाएगा। और एक बार जब आप उसकी जान ले लोगे ना, तो समाज आपके साथ ही खड़ा होगा, कोर्ट जो है वो भी आपके साथ ही खड़ी होगी, क्योंकि सजा आपको कम दी जाएगी। कम से कम आपकी जिंदगी तो सेफ रहेगी। अब बताइए इन बच्चों की क्या गलती थी। मतलब इनको तो कुछ पता भी नहीं कि दहेज क्या है, कैसे चल रहा है। बस इनको यही दिख रहा होगा कि आए दिन झगड़ा होती है मेरे घर में, आए दिन माँ बाप के बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं, माँ बाप को परेशान किया जाता है, पापा मम्मी को परेशान करते हैं, पापा के घर वाले मम्मी को परेशान करते हैं। बस इनको तो यही पता था। इनको क्या पता दहेज क्या होता है, और फिर हमारी जॉब लग जाएगी तो हम भी किसी से दहेज लेंगे। और बेचारे बच्चों की जान चली गई। करे कोई भरे कोई। ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए क्या ही कहा जा सकता है। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, पर्यावरण से जुड़ा जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, बच्चों से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया। ऐसे मुद्दे जब आते हैं ना, तो यूपीएससी के फेवरेट एरिया होते हैं। तो कभी भी इनमें से जुड़ा कोई मुद्दा आता है तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करिए, उसका आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस आर्टिकल में बात की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो उसी से जुड़ा ये आर्टिकल है। बात की जा रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, और खास करके किसके बारे में? तो मेंटल हेल्थ जो रिलेटेड है इनफॉर्मल सेक्टर से, असंगठित क्षेत्र से। जैसे आप देखेंगे जो
पानी पूरी बेच रहा है, आपका चाट बेच रहा है, इसी तरीके से जो आपके घरों पे आते हैं सब्जी लेकर के या दूध लेकर के, या फिर इस तरीके से आप देखें जो कपड़े बेचते हैं गलियों में घूम घूम कर, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में, जिनका ना तो काम का घंटा फिक्स है, ना तो उनका पैसा फिक्स है, कितना काम करेंगे तो इतना मिल जाएगा, ना उनके रहने सहने का कुछ फिक्स है। मतलब अगर वो काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तभी वो खाएंगे जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन उनको 8 घंटा ही काम करना और उसके लिए उनकी फिक्स सैलरी 20,000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो काम करेंगे, अब ये लोग चाहे वो 8 घंटा काम करें चाहे 18 घंटे, इनके ऊपर है, जितना काम करेंगे उस हिसाब से इनका पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो उस हिसाब से इनकी ज़िंदगी रहेगी। तो ये बात की जा रही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं जनरली। और अगर हम उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर में सामान्यतः या तो महिलाएं हैं या तो समाज का गरीब तबका है, और इन दोनों को ही लेकर के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, इनके साथ ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, इससे जुड़े प्रावधानों के बारे में, और इनफॉर्मल सेक्टर से खास करके क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं और कितना क्या क्या आंकड़ा है, विभिन्न संगठनों ने क्या क्या कहा है इसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं कि इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर की थी, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ये थी। तो ये सारी चीज़ें हमने कल ही डिस्कस की थी। उसके अलावा बात करें अनौपचारिक श्रमिकों की, तो जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो इनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की अभी। उसके अलावा बात करें शारीरिक फिटनेस से परे मानसिक और सामाजिक कल्याण और खुशी के दायरे में स्वास्थ्य की एक निश्चित समग्रता और बीमारी की और विकलांगता की अनुपस्थिति, हम स्वास्थ्य निर्धारकों पर ध्यान दिए बिना इसकी व्यापक परिभाषा में स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे अभी बात की है ना। अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखना चाहें तो ऐसे तो कोई फिक्स कंडीशन है नहीं, इसकी मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल पर मान्य परिभाषा तो है नहीं किसी को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे मोटा मोटा अगर आइडिया लगाया जाए तो ये मानसिक कल्याण की एक स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं का एहसास करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक अधिनियम भी है, कब का है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिए गए हैं, जो मोटा मोटा बेसिक मतलब यहाँ पे बात की जाएगा, तो इसे इसमें बात की जा रही है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड का, यानी जो आत्महत्या की जाती है उसका गैर अपराधीकरण। पहले आत्महत्या करना जुर्म था, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन अब क्या हो गया, तो इसको अब जुर्म से हटा दिया गया, यानी कि आत्महत्या का अगर कोई प्रयास करता है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि यहाँ पे उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, आप ये बताइए। तो ऐसे देखा जाएगा, उनको उनको काउंसिल किया जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे अक्सर मूवी में दिखाता है कि जो पागल होते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी जिनका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उनको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर कैसे किया जाता है, तो शॉक लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको भी रोकने की बात यहाँ पे की गई है। उसके अलावा महिलाओं और बच्चों से खास करके इनको विशेष रूप से संबोधित करने की कोशिश की गई है इस अधिनियम में। इनसे रिलेटेड विशेष ध्यान दिया जाएगा जबकि इनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, या यहाँ पे जो सैनिटेशन है, हाइजीन है, साफ सफाई है, इनका भी ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा बात यह है कि मरीजों के लिए प्रतिनिधित्व मनोनीत किए जाएंगे ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें, ऐसा नहीं कि मरीजों को लाकर एडमिट कर दिया गया उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो एडवांस डायरेक्टिव है, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जाकर के जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो किया जाएगा, जो वर्तमान समय के हिसाब से जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि आज से 80 साल पुराना रूल वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा इसका एक और प्रावधान है, इसमें ये बात की गई कि केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। अगर हम यहाँ पे ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े, तो यहाँ पे इसके द्वारा ये बताया कि वैश्विक स्तर पर कामकाजी उम्र के 15% वयस्क मानसिक विकार के साथ रहते हैं। यानी वैश्विक स्तर पर काम करने वाले 15% वयस्क, 15% एडल्ट ऐसे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य में, या मतलब वो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। उसके अलावा ILO ये भी कहते हैं कि जो सभ्य कार्य करते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे आप खुद देखें ना कि अगर कोई DM है तो फिर ये तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा ना, क्योंकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसके आसपास के लोग उसे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे सकारात्मक प्रभाव डालेगा। उसके अलावा अगला पॉइंट इसने ये बताया ILO ने कि बेरोजगारी या अस्थिर या अनिश्चित रोजगार, कार्यस्थल पर भेदभाव या खराब और विशेष रूप से असुरक्षित कार्य वातावरण सभी एक कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये खास करके मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों के ऊपर नहीं प्रेशर रहता, लेकिन खास करके लड़कों के लिए अगर इसको देखा जाए, बेरोजगारी, अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा होता है एक टाइम के बाद तो फिर घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, यार दोस्त भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, और जो भी रहते हैं सबको यही लगता है कि नल्ला है, कुछ नहीं कर रहा, बेकार है ना, इससे दूरी बना के रखो।
तो अगर कोई बेरोजगार घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके मेंटल लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, ये सारी चीज़ें तो उसके साथ होनी है। या फिर इसी तरीके से आज काम पा रहे हैं फिर अगले 4 दिन फ्री का घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि इनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही है। या फिर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक स्थिति है, वहाँ पे लगातार बदबू आती रहती है। या फिर ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पता ही नहीं कि आज जान चली जाए कि कल जान चली जाए। तो ये सारी स्थितियाँ मिल करके मानसिक स्तर पर हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। तो वही सारी चीज़ें कौन बता रहा है? ये आईएलओ बता रहा है। अच्छा, इसमें आईएलओ के बताने जैसी कोई बात है अगर ये देखा जाए? वैसे तो आईएलओ ने ये अध्ययन किया था, तो आईएलओ ने ये बताया, लेकिन अगर आप सोचिए इसको खुद एक पल के लिए रुक करके, किसी को अगर वो बेरोजगार है तो उसका मेंटल लेवल जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही, स्ट्रेस में रहेगा ही वो। या फिर अगर किसी को काम करने की सही स्थितियां नहीं मिल रही हैं, खराब स्थिति में काम कर रहा है, या एक दिन काम कर रहा है 4 दिन छुट्टी है उसकी, काम ही नहीं मिल रहा है, एक दिन 100 रुपये कमा रहा है, अगले दिन उसको कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि वो टेंशन में रहेगा ही। मतलब इसमें आईएलओ के बताने जैसी बात तो है नहीं, ये तो सामान्य बात है। इसमें हमें ये देखना नहीं कि आईएलओ ने कहा क्या है, ये तो हम सामान्य स्तर पर समझ सकते हैं। उसके अलावा बात करें कम वेतन वाली, अप्रतिफल वाली या असुरक्षित नौकरियों में या अलग थलग काम करने वाले श्रमिकों के मनोसामाजिक जोखिमों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य से समझौता होता है। अब यही मान लीजिए एक ही घर में दो व्यक्ति हैं, ए और बी, एक की सैलरी 80,000 है और वहीं दूसरे की सैलरी 10,000 भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना कि भाई इनको जो है ये मेंटल लेवल पर डिप्रेशन में जाएंगे। इनको समस्या होगी कि यार इतना कम क्यों है मेरी, मैं इतना वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे ये 6 घंटे काम कर रहे हैं मेंटल लेवल पे जा करके, यानी मानसिक काम ये 6 घंटे कर रहे हैं, उनकी 80,000 सैलरी है। मैं शारीरिक काम कर रहा हूँ 8 घंटे 10 घंटे काम करूँ तब मेरी 10,000 सैलरी, तो यहाँ पे दिक्कत तो है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, इनके ऊपर टेंशन पड़ेगा, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में या फिर असंगठित क्षेत्र के बारे में, इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो भी हमारे यहाँ पे काम काज है उसका 90%, यानी काम करने वालों का 90% असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी जैसे कि वो डेली ऑफिस आते जाते हैं, उनका टाइम फिक्स है 10 से 4 और उनकी सैलरी फिक्स है, और फिर इनके लिए बीमा भी कराया जाता है, दुर्घटना होने पर इनको बीमा भी मिलेगी, मतलब इनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपस्थित है। जबकि यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र है इनके लिए ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना इनके टाइम काम का घंटा फिक्स है, ना इनकी सैलरी फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। उसके अलावा ये सारी बातें कह रही है कि श्रमिक अक्सर नियामक सुरक्षा के बिना काम करते हैं, वे असुरक्षित कामकाजी माहौल में काम करती है। असंगठित क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात की जा रही है। लंबे समय तक सहना, अब सहने से क्या मतलब, आप देखेंगे कि जो लेबर होते हैं उनको कोई किसी भी तरीके से ट्रीट करके चला जाता है, मतलब कोई गाली देता है, कोई कुछ और कहता है, या फिर जो चाट फुल्की वाले होते हैं उनको भी कोई कुछ सुना के चला जाता है। जब भी कोई बड़ा आदमी आता है, ऐसे कोई कार से उतरेगा, वो चाट बनाने के लिए कहा और वो चाट बना रहे हैं, 1 मिनट का भी लेट नहीं होगा, तुरंत वो उठ के चले जाएंगे, या फिर उनको मन ही मन गाली देते हैं, फिर कई बार सामने से गाली गलौज करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। इसके अलावा बात की जा रही है कि सामाजिक या वित्तीय सुरक्षा तक उनकी पहुंच बहुत कम है। अब देखेंगे वही बात, भाई एक दिन काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक दिन उन्होंने 1,000 रुपये कमा लिया, अगला 4 दिन छुट्टी चल रही तो फिर वो कैसे कमाएंगे, फिर अगला 4 दिन कहाँ से आएगा। उसके अलावा बात की जा रही है उच्च अनिश्चितता और गहरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अब वही बात है कि एक दिन इन्होंने 1,000 रुपये कमाया था, अगले 4 दिन बारिश हो रही है लगातार, या फिर कोई और नुकसान हो गया, तो फिर इनके कोई फिक्स नहीं है ना कि जैसे बारिश का टाइम होगा तो लोग घर से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो लोग वो चीज़ कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये भी देखने को मिलता है। यानी जिस हिसाब से लोग काम करेंगे, जिस हिसाब से लोग इनके यहाँ पे जाएंगे, उस हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, चाहे वो 1 लोग आए चाहे 10 लोग आए। जैसे आप देखिए कि डीएम की सैलरी, चाहे वो एक शिकायत का निपटारा करे 1 हफ्ते में, चाहे वो 10 शिकायत का निपटारा करे 1 हफ्ते में, लेकिन उनकी सैलरी तो फिक्स है, उसको तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा बात की जा रही है कि भेदभाव का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ यहाँ पे आप देखिएगा जो उनको काम के स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बाल काटने वाला नाई है तो कई बार उनको क्या होता है, अरे यार तुम बाल काटते हो, अरे मतलब तुम ये करते हो, अरे तुम सफाई वाले हो, इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, तो उनको भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें मिल करके जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग पर इम्पैक्ट तो डालेंगे, उनका मेंटल हेल्थ इधर उधर तो होगा ही, मतलब उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, टेंशन बढ़ेगी उनकी, तो जाहिर सी बात है कि मेंटल लेवल पर अगर जाके हम देखते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है उसमें समस्या होगी ही होगी। उसके अलावा जो ये इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें भी लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है। बात की जा रही भारत की 95% कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक कार्यों में लगी हुई हैं, यानी काम करने वाली 95% महिलाएं ऐसी हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इनके साथ और क्या समस्या है, तो कम वेतन और अनिश्चित रोजगार। आप ये भी देखते होंगे कि कभी भी एक ही पोस्ट पर एक पुरुष है और एक ही पोस्ट पर, उसी सेम पोस्ट पर सेम कंडीशन पर एक महिला है, लेकिन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता। कई बार महिलाओं की सैलरी कम रखी जाए, चाहे वो 2,000 रुपये ही कम रखेंगे, लेकिन पुरुष से 2,000 रुपये कम ही रखेंगे, पर कम रखेंगे, ये शर्त है। मतलब ऐसा मैक्सिमम केसों में ऐसा होता है, हालांकि गवर्नमेंट हमारी ऐसा नहीं करती। और यहाँ पे गवर्नमेंट तो छोड़िए, वो जैसे क्या यार क्रिकेट का खेल है ना यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो पुरुष की टीम थी मेल, और यहाँ पे जो
फीमेल टीम है, इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। मतलब मान लीजिए एक शिरडी के खिलाड़ी हैं यहाँ पे पुरुष खिलाड़ी, और यहाँ पे ये एक शिरडी की महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको जो पैसा दिया जाता है उससे कम पैसा इनको दिया जाता था। तो सोचिए इतने बड़े लेवल पर जाकर के भेदभाव हो रहा है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। एक तो बात क्लियर कि समाज सुरक्षा के बिना रहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले। अब उसमें भी पर्टिकुलर अगर महिलाओं के बारे में बात की जाए तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के लिए कौन ही लेता है। कह रही चलो तुम्हें कौन सा कमाना है, या तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे लिए बीमा लेकर के क्या करेंगे, हैं जो है हम अपने नाम से नहीं ले पा रहे तुम्हारे नाम से क्या लें। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है, पितृसत्तात्मक संरचना और प्रथाओं से पीड़ित। मतलब पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, और यहाँ पे यही लगता है कि महिला हो, पढ़ लिख के क्या करना है, चुप मार के घर पे रहो, है ना। तो काम ये है कि रोटी बनाओ और चूल्हे मतलब चूल्हा चौकी करो जिसको कहते हैं ना। तो ऐसा माइंड सेट है हमारा। और यही होता है कि कई बार महिलाएं जब जॉब करने के लिए जाती है तो फिर वहाँ पे बन नहीं पाती है। कई बार शादियां टूटती हैं, घर टूटते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि महिलाएं घर से बाहर जाकर के काम करें। और खास करके तब जब वो हमसे अच्छे पोस्ट पर हो, खास करके तब जब वो हमसे ज़्यादा सैलरी पा रही हो, तब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो पर्टिकुलरली एक तो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात की गई, और अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जा करके देखते हैं मेल और फीमेल के बारे में, तो यहाँ पे और भी दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी 95% महिलाएं ऐसी है कामकाजी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। यानी उनका ना तो सैलरी फिक्स है, ना तो टाइम फिक्स है, ना तो कुछ और फिक्स है। और यहीं पे इनके साथ और भी ज़्यादा भेदभाव होता है। पहले तो इनको अलाउ नहीं किया जाता कि कुछ काम करना है या नहीं करना, और अगर किसी तरीके से अलाउ भी किया जा रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा इनको जॉब मिल रही है, और वहाँ पे भी इनको भेदभाव देखना पड़ रहा है, कम सैलरी मिल रही है, समाज सुरक्षा भी नहीं है। और यहाँ पे आप कई बार देखिएगा कि बेसिक फैसिलिटी तक नहीं होती, यानी टॉयलेट बाथरूम सेपरेट नहीं होते। एक ही टॉयलेट बाथरूम उसी को महिला भी यूज कर रही है, पुरुष भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणियाँ की। उन्होंने ये बताया कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में देखने वाले हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक डालने वाले कारकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन एजेंसियों को साथ जोड़ करके कि किसने क्या कहा है। यानी कि अगर हम अपना आंसर लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी कह के आ गए और यहाँ पे एग्जामिनर मान लेगा। भाई अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए ना, कोई तार्किक बात होनी चाहिए कि हम इस बेस पे कह रहे हैं। कोई सर्वे हुआ था, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, राष्ट्रीय संगठन ने ये बात कही थी, उस बेस पे हम कह रहे हैं। तो वही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, विभिन्न अध्ययन क्या कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने क्या कहा कि बेरोजगारी और खराब गुणवत्ता वाला रोजगार लगातार मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहा है। अब ये जो है ये तो हमने आप पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। मतलब इनका जीना हराम हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर लड़का बेरोजगार घूम रहा है ना, तो फिर समाज में इनका जीना हराम हो जाता है। अगला बिंदु, विकासशील समाज अध्ययन केंद्र के अंतर्गत लोक नीति समूह ने भारत के 18 राज्यों में 15 से 34 वर्ष की आयु के 9,316 युवाओं का साक्षात्कार लिया था, यानी कि सर्वे किया था। इससे पता चला है कि वे नकारात्मक भावनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उसके अलावा बात किया कि जो युवा बेरोजगारी होते हैं इसके मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है। और ये निकल के आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरोजगारी के प्रति कलंक उनके मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्योंकि नाश्ते से पहले आपको सुनने को मिल जाएगा कि अभी तक निठल्ले घूम रहे हो, बेरोजगार घूम रहे हो, कुछ करोगे कि नहीं करोगे, क्या करोगे, सोचा है कि नहीं सोचा है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत टॉर्चर करती हैं। इसके बारे में आईएलओ की रिपोर्ट क्या कहती है, तो ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे युवा श्रमिक अधिक अनिश्चित और अनौपचारिक कार्यों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियां स्वीकार करना, और ये सारी चीजें मिलकर के क्या करते हैं, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट 2022 में पाया गया है कि बेरोजगारी दर वास्तव में शैक्षिक स्तर के साथ बढ़ती है। अब ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बात की जा रही है, इस रिपोर्ट का अकॉर्डिंग बात की जा रही है ना, कि बेरोजगारी दर वास्तव में शैक्षिक स्तर के साथ बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हमारा शैक्षिक स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जाती है। यानी जिन्होंने कम पढ़ाई लिखाई की है अब वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चाहे वो लेबर का ही काम करेंगे पर वो कर लेंगे, सफाई का काम करेंगे पर वो कर लेंगे। लेकिन अब कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो जाकर के लेबर का काम नहीं करता है, या फिर कोई यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है तो जाकर के सफाई का काम नहीं करता है। और हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी थी अभी तक। देखेंगे आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें तो फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार किए गए, लेकिन इसके पहले क्या था, हमारा जो फोकस था वो थ्योरी पे ज़्यादा था, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस था ही नहीं। तो इस वजह से होता क्या था कि हम किताब तो पढ़ लेते थे लेकिन उसका व्यवहारिक जीवन में हम यूज नहीं कर पाते थे, और जब व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं कर पाते थे तो हमें यहाँ जॉब मिलने में मुश्किल होती थी। इसलिए आप देखेंगे जो गांधी जी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की थी शिक्षा से जुड़ी हुई, कभी आपसे पूछे कि वर्धा योजना किससे जुड़ी, तो शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो गांधी जी की वर्धा योजना में ये बताया गया था ना कि जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हो, क्योंकि अंततः जीवन को चलाने के लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो पैसे चाहिए, है ना। यहाँ पे रोजगार चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। खासकर शिक्षित युवा महिलाओं के लिए जो 42% की बेरोजगारी दर दिखाती है, यानी महिलाएं जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उनकी बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जाती है।
उसके अलावा बात करें कि भारत की आधी आबादी कामकाजी उम्र की है और अगले 2 दशकों तक ऐसा ही रहने का अनुमान है, यानी कि लगभग 50% लोग जो भारत में ये लोग कामकाजी हैं। अगला बिंदु, भारत की जनगणना 2011 से पता चलता है कि 33 मिलियन बुजुर्ग लोग सेवानिवृत्ति के बाद अनौपचारिक काम कर रहे हैं। अब यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब आप इसको कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए कहीं शिक्षा के बारे में भी बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इस रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं कि असमानता की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया गया है कि बढ़ते शैक्षिक स्तर के साथ बेरोजगारी दर भी बढ़ती है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जनगणना के बारे में बात करें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी बुजुर्गों के बारे में बात आ रही है या रोजगार के बारे में बात आ रही है या सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में बात आ रही है, तो आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। अगला बिंदु, भारत में बुजुर्गों के रोजगार पर आईएलओ आर्थिक निर्भरता और वित्तीय संपत्तियों तक पहुंच के मामले में उनमें उच्च गरीबी दर्शाता है। कौन? तो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला बिंदु है, अनौपचारिक श्रमिकों को बढ़ते कर्ज और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनौपचारिक रोजगार में महिलाओं के बारे में, तो दिल्ली में अनौपचारिक श्रमिकों, जिनमें अधिकतर प्रवासियों के बीच वैश्वीकरण और संगठित करना इंगित करता है कि अनौपचारिक श्रमिक समूहों के बीच कोविड-19 के बाद पुनर्प्राप्ति असमान बनी हुई है, यानी कोविड-19 के बाद से रिकवरी उतनी तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से रिकवरी होनी चाहिए थी। उसके अलावा बात करें कि केशव देसुराजू इंडिया मानसिक स्वास्थ्य वेधशाला के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, खाद्य सुरक्षा, आजीविका तक पहुंच और वित्तीय स्थिरता जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। तब देखिए इन्होंने रिसर्च किया था, सर्वे किया था, तो इन्होंने ये बताया। अब यहाँ पे इस फाउंडेशन का नाम आप यूज कर सकते हैं ना। इन्होंने क्या बताया कि जो मानसिक स्वास्थ्य है और मानसिक कल्याण के बारे में बात करें तो किसकी वजह से? खाद्य सुरक्षा हो गया, आजीविका हो गया, और इन तक पहुंच के बारे में बात करें कि इनकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है। जैसे आप देखें कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो कुछ ला नहीं पा रहे थे खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, वो कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे खाने पीने की, तो इस वजह से उन्होंने सदमे में आके जान दे दी, परेशान होकर के जान दे दी। अगला बिंदु ये बताया जा रहा है कि कुछ योजनाओं को इस वर्ष बजट जो आया था हमारा, उसमें कुछ योजनाओं को ज़्यादा पैसा दिया गया, लेकिन एमजी नरेगा जैसी योजनाओं में कटौती कर दी गई, जो कि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर लोगों का पेट भरने में काम आती है, उनको आजीविका देने में, उनको रोजगार देने में काम आती है। इसके अंतर्गत जाकर के एमजी नरेगा में कटौती कर दी गई इसके बजटीय आवंटन में, और ये बहुत बड़ी समस्या। आप देखेंगे एमजी नरेगा बहुत बड़े स्तर पर लोगों को काम देता है, और इसमें खास करके महिलाओं को भी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रावधान किया गया कि 1/3 यानी कि 33% महिलाओं को काम मिलना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के बारे में, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें तो आत्महत्या से मरने वाले 26% लोग दैनिक वेतनभोगी थे। रोजगार गारंटी कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार ला सकते हैं, जैसे कि एमजी नरेगा के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जब रोजगार मिला रहेगा, काम करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक स्तर में थोड़ा बहुत तो सुधार होगा ही। अगर हम देखें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहल क्या क्या है, इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो पहले हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया था? तो अभी हमने कल ही डिस्कस किया, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। WHO की व्यापक मानसिक कार्य योजना 2013 से लेकर के 2020 के बीच जो बनाई गई थी। मानसिक स्वास्थ्य एटलस, सतत विकास लक्ष्य SDG 3.4। अगर हम भारतीय स्तर पर पहल देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, केरला हेल्पलाइन, मानस मोबाइल ऐप और मनोदर्पण पहल। उसके अलावा जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 वाला, उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड करिएगा, क्योंकि उसके बारे में हमने अलग से डिस्कस किया तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन उसको आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि आगे की राह क्या हो, तो कामकाजी बुजुर्गों के बीच उचित वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा का अभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनकी भेद्यता बढ़ सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 से पता चलता है कि भारत के अनौपचारिक कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दे अभी भी अनसुने हैं, यानी इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भारत को सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाना चाहिए। वर्तमान संहिता इसे एक लक्ष्य के रूप में नहीं बनाती है। और अनौपचारिक श्रमिक राष्ट्रीय आय में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद लगातार विभिन्न आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कमजोरियों के संपर्क में रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारत का बजटीय आवंटन वर्तमान में कुल स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम है। ने डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने में समुदाय आधारित देखभाल और लोगों केंद्रित, यानी कि लोगों के ऊपर ध्यान देने वाला, पीपल सेंट्रिक जिसको कहते हैं, पुनर्प्राप्ति उन्मुख और मानवाधिकार उन्मुख देखभाल को मजबूत करना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य पहचान और कार्रवाई में सुधार के लिए सक्रिय नीतियों की तत्काल आवश्यकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य सहित अच्छे स्वास्थ्य के बुनियादी मानव अधिकार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बात करें SDG के बारे में, सतत विकास लक्ष्यों के बारे में, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, विशेष रूप से अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर SDG 3 और सभी आर्थिक और
सभी आर्थिक विकास के लिए सब विकार पर एसडीजी 8 यानी कि एसडीजी 3 को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और एसडीजी 8 को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे एसडीजी 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब गरीबी खत्म होगी ना तो आधा से ज़्यादा समस्याएं तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 4 के बारे में बात की जा सकती है, यानी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। अगर शिक्षा अच्छी दी जाए तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। जब अच्छा रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आत्महत्याएं कम होंगी। या फिर यहाँ पे आप ये भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लोगों को ये समझ रहेगी कि हम कैसी स्थितियों से कैसे निपटना है, यानी कि अगर कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो हमें उससे कैसे निपटना है, कैसे वहां से निकल के बाहर आना है, ये चीज़ें हमें पता रहेंगी जब अच्छी शिक्षा मिलेगी। और हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के उतना ज़्यादा चिंता नहीं जाएंगे, हम सुसाइड करने नहीं जाएंगे। तो ये टॉपिक था मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को लगता है कि क्लियर नहीं हुआ है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आया या कोई भी आपकी समस्या है, कोई सुझाव, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा ईमेल आईडी है, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते तो ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें बात की जा रही है कि जो उच्च शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा है, इसको एसडीजी क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के साथ मर्ज करना चाहिए, इनको मिला करके चलना चाहिए, इन दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। तो उच्चतर शिक्षा का एसडीजी को अचीव करने में क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो ये इस आर्टिकल में वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बात की जा रही है सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी क्या है, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई तो उसको देख सकते हैं। जैसे बात की कि एसडीजी या वैश्विक लक्ष्य भी इसको कहा जाता है, इसको 2015 में यूएन के द्वारा अपनाया गया था। गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का एक सार्वभौमिक आह्वान की 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। कब तक? 2030 तक। कब अपनाया गया था इसको? तो 2015 में अपनाया गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर के 2030 तक के बारे में बात की गई है। किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा। और ये टोटल कितना, तो 17 एसडीजी है। ये सारी चीजें मतलब आपको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं, है ना। मतलब इतने लंबे समय से चला आ रहा है, 15 से लेकर के अभी तक, तो सबको लगभग लगभग एसडीजी पूरे के पूरे याद भी होंगे। और फिर यहाँ पे एसडीजी क्या है, कैसे, सारी चीजें आप लोग को पता ही होगा। पर फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। 17 एसडीजी का एक समूह है जो मानता है कि एक क्षेत्र में कार्रवाई दूसरे क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करेगी और विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना होगा। देश उन लोगों की प्रगति को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है जो सबसे पीछे हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। एसडीजी को जैसे आप देखेंगे गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एसडीजी ढांचा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित 17 एसडीजी लक्ष्यों में 231 अद्वितीय संकेतकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है जिन्हें 2030 तक पूरा किया जाना है। तो ये एसडीजी के बारे में मोटा मोटा बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए 2023 एजेंडे को अपनाया। इसमें अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि किस दृष्टिकोण को लेकर के एसडीजी लाया गया था। तो ये दृष्टिकोण है कौन कौन सा? पीपल यानी कि लोग, प्लानिट यानी कि ग्रह, और उसके अलावा बात करें प्रॉस्पेरिटी के बारे में यानी कि समृद्धि के बारे में। तो यहाँ पे 3P मॉडल है। 3P मॉडल में पहला क्या होगा? तो पीपल, दूसरा क्या होगा? प्लानिट, और तीसरा क्या होगा? तो प्रॉस्पेरिटी। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि 3P मॉडल के बेस पर लाया गया था एसडीजी को। ये प्रस्ताव लोगों के प्रति जवाबदेही के उपाय के रूप में प्रगति की निगरानी, समीक्षा और रिपोर्टिंग के लिए तंत्र निर्दिष्ट करता है। सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच को एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। यानी जो भी सदस्य राज्य हैं जिन्होंने भी एसडीजी को अपनाया हुआ, ये क्या करते हैं? तो उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच किसके? तो यूएन के। इसको क्या करते हैं? अपने स्वैच्छिक आधार पर ये भेजते हैं कि हमने देखिए एसडीजी में इतनी प्रगति की हुई है और आप चाहें तो इसकी समीक्षा कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बताया था कि हमने एसडीजी को लेकर के क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या प्रगति की है, और ये स्वैच्छिक आधार पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वीएलआर उपराष्ट्रीय और शहर स्तरों पर एसडीजी के स्थानीय कार्यान्वयन को चलाने और रिपोर्ट करने का एक साधन है। अगर हम बात करें कि एसडीजी में धीमी प्रगति के पीछे का कारण क्या रहा है, यानी एसडीजी को लेकर के जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम हो क्यों नहीं रहा, इसके पीछे की वजह क्या है? तो भाई साहब इसको तो कोई नहीं भूल सकता। इसने आकर के मतलब पूरा तहस नहस कर दिया था, पूरे वैश्विक लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर सबकी वाट लगा दी थी। तो कोविड-19 को तो आप कभी नहीं भूल सकते। और ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, मतलब दुनिया का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र था जिसमें कोविड-19 का इम्पैक्ट ना पड़ा हो। तो हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। उसके अलावा बात करें कि जलवायु संकट के प्रभावों के बारे में। अब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादातर लोगों का ध्यान यहाँ पे भी जाने लगा है, यहाँ पे भी खर्चे हो रहे हैं, इसको भी देखना है। और इसकी वजह से कहीं पे बर्फ पड़ रही है, कहीं पे ओले पड़ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो इससे निपटने के लिए भी पैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो एसडीजी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा कम बजट मिल रहा है। और एसडीजी के ऊपर ध्यान भी यहाँ पे देखिए दो तरफ बढ़ गया ना, एक तो जलवायु परिवर्तन की तरफ बढ़ गया, एक तो एसडीजी की तरफ बढ़ गया, तो ध्यान दो तरफ लगने लग गया है। उसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि इतने लंबे समय से चला रहे रूस यूक्रेन संघर्ष, अब यहाँ पे एक और संघर्ष ऐड हो गया है, इसराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष, है ना। ये भी अब वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार आए दिन इसके बारे में कोई ना कोई न्यूज या फिर आर्टिकल आता रहता है। तो हम रोज रोज इसराइल और फिलिस्तीन विवाद नहीं देख सकते हैं। जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन हमने अच्छे से देखा था विस्तार में, किसका इतिहास क्या रहा है, वजह क्या रही है, कब से शुरू हुआ था, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से
और एक बार फिर से हम किसी दिन अच्छे से देख लेंगे इसको, जब कोई एडिटोरियल आएगा या फिर जैसे समाप्ति होती है, कोई और महत्वपूर्ण मोड़ आता है उसमें, तो हम लोग इसको देख लेंगे। लेकिन बार बार अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो बाकी सारे आर्टिकल कब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करें कि कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से एसडीजी में धीमी प्रगति हुई है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जो विकसित देश है ना, वो इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि सबको समान भागीदारी होनी चाहिए, जबकि जो विकसित देश है उनके पास अर्थव्यवस्था अच्छी, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वो चाहें तो अल्प विकसित देशों की और विकासशील देशों की हेल्प कर सकते हैं, तो सब मिल करके अचीव कर सकते हैं इस गोल को। इसके अलावा आप देखें जैसे भारत सरकार के द्वारा जो एसडीजी है इसको स्थानीय स्तर पर यानी कि पंचायत के स्तर पर लागू करने की बात की गई है। इसके लिए काम किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि पंचायत या ग्राम सभा जो होती है ना, ये एक गांव की सबसे निचली इकाई होती है शासन करने की। यानी कि इसी के बेस पर पे अब स्थानीय लोगों को क्या आवश्यकता है, क्या नहीं, कहाँ पे पानी की आवश्यकता है, कहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, कहाँ पे नाली बनना चाहिए, कहाँ पे नल लगना चाहिए, कहाँ पे सोलर लाइट लगनी चाहिए, ये सारी जानकारी कौन देगा, तो स्थानीय स्तर के लोग ही देंगे। मतलब प्रधानमंत्री जो कि ये तो नहीं बताने कि देश के किस कोने में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्थानीय लोग जो है वही बता पाएंगे। तो जो एसडीजी अगर हम इसको पंचायत लेवल पर लागू कर देते हैं, तो पंचायत अगर सही हो गई, मान लीजिए गाँव आपका सही होगा। अब जब गांव से हो गया और एक मान लीजिए एक कोई जिला है, यहाँ पे 50 गांव है, अब सारे के सारे गांव डेवलप हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्र तो पहले से डेवलप होते हैं, तो गांव जब डेवलप हो गए तो पूरा जिला डेवलप हो गया। जब एक जिला डेवलप हो गया, तो इसी तरीके से अगर हम सारे जिले डेवलप कर लेंगे, तो जब जिला डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ पे स्टेट डेवलप हो जाएगा। जब स्टेट डेवलप हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको निचले स्तर से, यानी कि ये हो गया ग्राम सभा आपकी या ग्राम पंचायत मान लीजिए इसको, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो ये मान लीजिए आप जिले के स्तर पर डेवलप हो जाएगा एसडीजी, फिर इसी तरीके से राज्य के स्तर पर, फिर इसी तरीके से हमारे देश। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर इसको लागू किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और ये महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एसडीजी की धीमी प्रगति का क्या प्रभाव पड़ रहा है देशों पे, तो बात की जाए कि जो अल्प विकसित देश हैं इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इन लक्ष्यों को हासिल करने में उसे झटका लगा, और ये इसी भारत को नहीं, लगभग लगभग दुनिया के सारे देशों को लगा है। हाँ, अब जिनकी इकोनॉमी अच्छी, जिनके पास ज़्यादा पैसा, तो जल्दी उभर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखिए कि भुखमरी और यहाँ पे गरीबी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब अगर हम ये देखें कि एनईपी 2020, एनईपी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वही जो उच्चतर शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में बात की गई कि इसको एसडीजी के साथ कैसे जोड़ के देखा जा सकता है, तो वही बात की जा रही है कि एनईपी 2020 और एसडीजी के बारे में। तो एसडीजी 4 क्या कहता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से संबंधित है। एसडीजी 4 यही कहता है ना कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने तो लाया ना एनईपी 2020, इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो यहाँ से ये रिलेटेड हो गया। ये अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक शर्त है। एनईपी 2020 को अधिकांश एसडीजी के अनुरूप तैयार किया गया है। एनईपी 2020 शिक्षा के सभी स्तरों पर बदलाव का आह्वान करता है। उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह सामाजिक गतिशीलता को तेज करता है। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाता है। रोजगार कौशल प्रदान करता है। किसके बारे में बात की जा रही है कि जब एक आदमी शिक्षित होगा और अच्छे से शिक्षित होगा, यानी कि क्वालिटीफुल एजुकेशन मिली रहेगी इसको, तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक स्थिति अगर देखें, वहीं एक एजुकेटेड पर्सन है उसके बात करने का अंदाज आप देखिएगा, और वहीं पे कोई ऐसा है जो अच्छे से एजुकेटेड नहीं है उसके आप बात करने का स्तर देखिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर कोई क्वालिटी एजुकेशन पा रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पे उसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में लागू भी कर रहा है, तो उसकी जॉब भी अच्छी लगेगी, उसके समाज सुरक्षा के बारे में जानकारी भी होगी, और फिर वो मेंटल लेवल से यहाँ पे निकलने में भी उसको सहायता होगी, या फिर किसी को समझाना हुआ, कोई निर्णय लेना हुआ, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए वो सारी चीज़ में दिखाई गई, तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे बात की जा रही है प्रभावशाली गवर्नेंस के बारे में, उसके अलावा जैसे बात की जा रही है कि जो रिसर्च होती है उसको अच्छे से किया जाए, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाया जाए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात की गई है। जो नियामक संस्थाएं हैं उनमें सुधार करने की बात की गई। नियामक संस्था जैसे आप देखेंगे यूजीसी हो गया, इस तरीके के। उसके अलावा बात करें कि जैसे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल दिया जाए, अच्छा पर्यावरण दिया जाए, और फिर इनको स्टूडेंट को सहायता भी दी जाए। व्यवसायिक शिक्षक भी आएंगे, और उसी तरीके से जो शिक्षक हैं उनके एजुकेशन में भी सुधार किया जाए, उनके पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जाए, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अच्छे से और पढ़ा सकें बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें की गई एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन के बारे में। वैसे तो हमने एनईपी के बारे में बहुत पहले ही और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, मतलब पूरा का पूरा एनईपी को ही डिस्कस कर लिया था एक आर्टिकल में, तो वहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें हैं, मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी पर उच्च शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है, तो बात की जा रही है ओईसीडी रिपोर्ट के बारे में। ओईसीडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके अनुसार ये बताया कि जो उच्च शिक्षा डिग्री वाले लोग हैं ये अधिक रोजगार के योग्य होते हैं, यानी कि जिनकी उच्च शिक्षा होती है तो उनको रोजगार मिलने की संभावना अधिक रहती है, अच्छा रोजगार मिलने की संभावना अधिक रहती है। वे उन लोगों की तुलना में औसतन 54% अधिक कमाते हैं जिन्होंने केवल वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी की है।
उसके अलावा बात करें एक विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, तो SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 5, SDG 8, SDG 10, ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं विश्वविद्यालयों से जाकर के हायर एजुकेशन पर जब हम बात करते हैं, यानी उच्च शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो SDG के कौन कौन से पहलुओं से जुड़ सकता है, तो यहाँ पे वह सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब बात की जा रही है कि उच्च शिक्षा में क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, यानी कि उच्च शिक्षा और SDG को लेकर के जो हम चल रहे हैं, तो इसमें उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और इसको SDG के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुसंधान शिक्षण गठजोड़ को मजबूत करना चाहिए, यानी कि रिसर्च क्वालिटी जो है ना इसको बढ़ावा देना चाहिए, जो रिसर्च के ऊपर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन जो कि SDG 4 है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। छात्र अनुसंधान से उत्पन्न ज्ञान के प्रत्यक्ष लाभार्थी बनेंगे, जब इसके माध्यम से शिक्षा की बहुविषयक और अंतः विषय प्रणालियां बहुप्रतिभाशाली लोगों को तैयार करते हैं जो अनुसंधान कर सकते हैं। वैश्विक चुनौतियों के लिए नवीन समाधान खोजना, जैसे कि इसके बारे में बात करें तो किफायती और स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 से जुड़ा हुआ है, टिकाऊ शहर और समुदाय SDG 11 से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग SDG 13 से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था और पृथ्वी पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना, ये सारी उच्च शिक्षा के बारे में बात की जा रही है कि उच्च शिक्षा से क्या क्या हम जोड़ के देख सकते हैं SDG को, और कैसे कैसे उच्च शिक्षा सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है, कैसे इसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, वो पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हमारे उत्पादन और उपभोग के तरीके में आमूल चूल परिवर्तन करें, यानी कि SDG 12 से जुड़ा हुआ है। निजी कंपनियों के सहयोग से नवोन्मेषी समाधान और स्टार्टअप विकसित किए जाने चाहिए, ये SDG 9 से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा बात करें मूल्य आधारित शिक्षा VBE की शुरुआत से नागरिकों को स्वयं, समाज और ग्रह के प्रति जिम्मेदार बनने में मदद मिलेगी, और हमारे देश को भूमि पर जीवन लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये SDG 15 है, यानी कि SDG 15 क्या कहता है, लाइफ ऑन लैंड के बारे में, और SDG 14 क्या है, तो ये लाइफ अंडर वाटर, यानी कि जो जल है इसके नीचे जीवन के बारे में बात करते हैं SDG 14। तो यहाँ पे ये सारी बातें की जो उच्च शिक्षा होती है कि कौन कौन से SDG ऐसे हैं जिनका उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिससे उच्च शिक्षा के माध्यम से कौन कौन से SDG को हम सुधार सकते हैं, किसके किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 हो गया, 11, SDG 13, SDG 12 यानी कि 12, SDG 9 और SDG 15, इनके ऊपर उच्च शिक्षा के माध्यम से प्रभाव डाला जा सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ रिसेंट इनिशिएटिव यानी कि कुछ पहलों के बारे में दिखाया गया, जैसे बात की जा रही है ऐश के बारे में, तो ऐश वो वाला ऐश नहीं है ना, इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, इसकी रिपोर्ट आती है, आपको पता होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि NIRF की रैंकिंग आती है, तो उसके NIRF के बारे में बात करें, इसकी रैंकिंग जब आई थी तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अकेडमिक्स नेटवर्क, यानी कि अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल हो गया। इस तरीके से राइज कार्यक्रम के बारे में अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा उठाए कुछ कदम है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसी तरीके से इक्विप कार्यक्रम हो गया, इसका पूरा नाम है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इसी तरीके से ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, यानी कि जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेजेस हैं उच्च शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, इनको क्या किया जाए, तो इनको और भी ज़्यादा स्वायत्ता दी जाए, ताकि अपने स्तर पर देख सके कि कैसे सिलेबस लेके चलना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैंपस का माहौल कैसा रखना है, क्या टाइम टेबल रखना है, यानी कि इनको स्वायत्ता दी जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए इनको। उसके अलावा बात करें कि UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क LOCF, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए पहल हैं, उठाए गए कदम हैं जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या हो, तो SDG अत्यावश्यकता का विषय है और गरीबी और अन्य सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समाप्त करने के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों द्वारा कार्रवाई की जाती है। देशों को ऐसे रणनीतियों के साथ जुड़ना चाहिए जो जीवन और शिक्षा के स्तर में सुधार करें, असमानता को कम करें और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। एक इसके बारे में बात करें तो ये आगे की राय इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। NEP 2020 की मांग है कि भारतीय उच्च शिक्षा अपने दैनिक कार्यों को SDG के साथ मैप करने के लिए प्रतिबद्ध हो। SDG की उपलब्धि के अनुसार विश्वविद्यालयों की रैंकिंग एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन SDG की समय सीमा को पूरा करने के लिए यह अभी भी अपर्याप्त है। 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए उच्च शिक्षा के हितधारकों को शिक्षित और उन्मुख किया जाना चाहिए, ताकि उनकी कोई भी गतिविधि, कोई SDG पीछे ना छोड़े, यानी कि सारे के सारे SDG को कवर किया जा सके। भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करना चाहिए। उसके अलावा विश्वविद्यालयों को पुनः सशक्त होकर सामने आना चाहिए और अपने स्थानीय समुदायों की शिक्षा, नवाचार, संस्कृति और नागरिक जीवन में भूमिका निभानी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य, ऊर्जा बचत के उपाय, कुशल संसाधन आवंटन, अपशिष्ट में कमी, स्थानीय कौशल का विकास, साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों या बाहरी भागीदारों के साथ सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को साझा करना विश्वविद्यालयों में एक संस्कृति बननी चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड सोच के बारे में बात की जा रही है, यानी कि समुदाय आधारित सोच के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी बेस्ड सोच नहीं होती ना तब तक बहुत दिक्कत होती है। मतलब एक आदमी है, ये सिर्फ अपने तक लिमिटेड है ना, तो ये किसी से बात कर रहा है ना कुछ और कर रहा है,
कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहे हो तो ये दिक्कत हो जाती है ना। और जब यहाँ पे मान लीजिए दो लोग हैं, आप इसको अपनी तैयारी से जोड़ के देख सकते हो। मान लीजिए ये दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों ही आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब एक तो एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई और है, ये दो लोग हो गए। अब आप भी मेहनत किए जा रहे हो, ये भी मेहनत किए जा रहे हैं। अब दोनों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर दोनों लोग मिल जाते हैं, दोनों लोग को ये समझ आ जाता है कि इनके साथ रहने से मेरा फ़ायदा है, उसको ये लगता है कि साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन भी कर लेंगे, कोई टॉपिक फंसता है तो एक दूसरे से पूछ लेंगे। और यहाँ पे ये हो सकता है, मान लीजिए देखिए, दो लोग आपस में आपने डिसाइड किया कि भाई तू हिस्ट्री पढ़ ले, तू मेरे को समझा देना, और इन्होंने ये कहा कि भाई तू ज्योग्राफी पढ़ ले, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर, तो मुझे ज्योग्राफी समझा देना। तो ये हो गया कम्युनिटी बेस्ड सोच, कि आप दोनों ने मिल करके आपस में समझौता कर लिया कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, मैं तुमको बता दूंगा, तुम वो पढ़ना, और तुम वो मुझे बता देना। तो कम समय में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, और फिर आपको डिस्कशन के लिए भी एक मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि समुदाय आधारित जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को स्थिरता को एक मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए, और दैनिक प्रशासन और शिक्षण और अनुसंधान दोनों में इस चीज़ों को अपनी संस्थागत रणनीतियों में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि उच्च शिक्षा अलगाव में काम नहीं कर सकती, इसे सीधे सामाजिक आर्थिक विकास के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जहाँ प्रत्येक गतिविधि और लेन देन का इस चीज़ पर सार्थक और कई प्रभाव पड़ता है। तो ये आगे की राह हो गई। चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रारंभिक परीक्षा विशेष टॉपिक के बारे में, जो प्रीलिम्स स्पेसिफाइड होते हैं खास करके। तो यहाँ पे बात की जा रही है दांदोली वन के बारे में। अब ये दांदोली वन कहाँ पे थे? कर्नाटक में पाए जाते हैं। चर्चा में क्यों है, इसके पीछे वजह क्या और इसके बारे में क्या विशेषता है, सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। बात की जा रही है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में दांदोली वन, जो अपने विविध वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है, बदलते जलवायु पैटर्न एवं मानव हस्तक्षेप के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर रहा है। दांदोली वन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा, और पश्चिमी घाट जैव विविधता वाला क्षेत्र, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरणीय पारिस्थितिक की दृष्टि से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दांदोली वन, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। वही बात, यह वन अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण वन्यजीव निवास स्थान बनाता है। उसके अलावा बात करें, काली टाइगर रिजर्व दांदोली वन से सटा एक संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व में क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि दांदोली वन्यजीव अभयारण्य और अंशीय राष्ट्रीय उद्यान। बात करें अगर दांदोली वन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित चिंताओं के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव एवं तापमान में वृद्धि के कारण हालिया कुछ वर्षों में वन पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन और घास के मैदानों में कमी आई है। अब जब घास के मैदानों में कमी आएगी तो इसके ऊपर निर्भर जो जीव हैं उनके संख्या में भी कमी आएगी, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैसे कि यूपे टोरियम खरपतवार के बारे में बात की जा रही है। तो वनों में पाए जाने वाली प्राकृतिक घासों की जगह अब यूपेटोरियम खरपतवार ले रहा है, जिससे शाकाहारी जीवों की आहार श्रृंखला पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए भोजन का मुख्य स्रोत नहीं है। साथ ही ये आग के प्रति संवेदनशील भी है। तो ये जो यूपेटोरियम खरपतवार है, ये आग के प्रति संवेदनशील है, यानी अगर आग लगती है तो पूरा का पूरा जंगल इसके चपेट में आ जाएगा, आग के चपेट में आ जाएगा, और फिर आग बहुत बड़े स्तर पर लग जाएगी। और फिर जो स्थानीय जीव होते हैं ना, जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं, तो ये इसके प्रति उतना अनुकूलित नहीं है। मतलब ये विदेशी प्रजाति है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है जो शाकाहारी प्रजाति हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं की। और जो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु जो वहाँ पे पहले से घास पाए जाते थे, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर डिपेंड हो चुके थे, उसके प्रति अनुकूल हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे ये विदेशी आक्रामक प्रजाति यूपेटोरियम आ गया है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। उसके अलावा बात करते हैं अगर हम ऐतिहासिक परिवर्तन की, तो औपनिवेशिक युग के दौरान वनों में हुए रूपांतरण सहित ऐतिहासिक परिवर्तनों ने वन के रूपरेखा या प्रकृति को प्रभावित किया है, जिससे यह अर्ध सदाबहार से नम पर्णपाती वनों में रूपांतरित हो गया। यानी पहले क्या था, तो ये अर्ध सदाबहार वन के रूप में इसको देखा जाता था, लेकिन अब क्या हो चुका है, तो नम पर्णपाती वन बन चुका है ये। बात करें कि वन की आग एवं पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में, तो ब्रिटिश काल के दौरान नियंत्रित आग स्लैश एंड बर्न के दमन तथा वनों में यूपेटोरियम खरपतवार की उत्पत्ति के कारण वन में अनियंत्रित आग लग गई, जिससे बड़े स्तर पर वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। उसके अलावा बात करें शाकाहारी जीवों एवं शिकारियों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो वनों में कम हो रही घासों ने शाकाहारी जीवों की आबादी को प्रभावित किया है, जिससे शिकारियों के लिए तेंदुओं तथा बाघों जैसे जानवरों के शिकार का आधार प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों का मनुष्यों के साथ संघर्ष एवं स्थानीय मवेशियों का शिकार बढ़ गया है। निष्कर्षतः अगर हम देखें तो इन उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों के निस्तारण हेतु तत्काल एवं सतत संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र तथा उन पर निर्भर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूलित रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए। ये तो पढ़ लिया टॉपिक। अब चलिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाला कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको उसके कारण ही इसकी व्याख्या है, सॉरी प्रसिद्धि उसके कारण। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे 2017 में ये पूछा गया है कि जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, इनके बीच पड़ने वाला कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, उसके बारे में बता दीजिए।
तो आपका ऑप्शन दिया गया सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वही बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व, नल्लामला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अब पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से 2015 में भी क्वेश्चन आए थे इसके बारे में। तो 2015 का क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर है नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, ये कहाँ पे पाया जाता है नामदफा नेशनल पार्क, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा ये तीनों कहाँ पे पढ़ते हैं इसको आप देखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसी तरीके से प्रिपरेशन होती है कि कोई एक टॉपिक आया तो उसके बारे में तुरंत रिवाइज कर लिया जाए। तो ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं इसके बारे में आप देखेंगे, और ये चौथा जो है नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पे पाया जाता है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि 2020 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 3 साल हो गया 2020, 2015 और 2017। तो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं। बात करें कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। अब इनके बारे में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो यहाँ पे जलवायु के बारे में पूछ लिया कि कौन सी ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी जलवायु इस तरीके से पाई जाती है। और यहाँ पे 2017 में अगर हम देखते तो ये पूछ लिया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने के रूप में कौन सा फेमस है। इसी तरीके से 2020 में अगर हम देखते तो ये पूछ लिया कि कावेरी बेसिन में पड़ने वाले कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन वही है, आपसे पूछ के बारे में रहा, पूछ रहा है नेशनल पार्क के बारे में, फिर संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में ही पूछ रहा है। लेकिन वो देखिए पूछने का तरीका कैसा कैसा है, 3 साल पूछा और तीनों साल अलग अलग तरीके से पूछा है। जबकि क्वेश्चन वही है कि टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। लेकिन पूछने का तरीका देखिए कि किस तरीके से है। और पीवाईक्यू इसीलिए देखा जाता है कि पीवाईक्यू देखने से हमें यही पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये हमें पीवाईक्यू देखने से ही पता चलता है। इसलिए पीवाईक्यू देखने के लिए कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें आपका सही उत्तर है केवल 1 3 और 4। ये अगला टॉपिक है, छोटा सा एक न्यूज कह सकते हैं आप। इस बात करें 15 मिनट सिटीज और षड्यंत्र सिद्धांत के बारे में। तो हाल ही में षड्यंत्र के सिद्धांत ऑनलाइन सामने आए, जिसमें 15 मिनट सिटीज को व्यक्तियों के आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए एक डायस्टोपियन साजिश के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया है। और षड्यंत्र के सिद्धांतकारों ने 15 मिनट सिटीज यानी कि 15 मिनट सिटीज को अधिनायकवादी एजेंडे तथा विश्व आर्थिक मंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जोड़ा है। आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच के लिए शहरी नियोजन की फिर से कल्पना करने के लिए वर्ष 2016 में कार्लोस मोरेनो द्वारा 15 मिनट्स सिटीज शब्द गढ़ा गया था। किसके द्वारा, तो कार्लोस मोरेनो द्वारा। उसके अलावा बात करिए कि 15 मिनट सिटीज की अवधारणा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक सेवाएं किसी के घर से केवल इतनी ही दूरी पर हो कि सेवार्थियों को पैदल यात्रा या बाइक की सवारी कर वहां तक पहुंच पाने में सुलभता हो। उसके अलावा बात करिए लो ट्रैफिक नेबर्स LTN को अक्सर 15 मिनट सिटीज से संबंधित माना जाता है और षड्यंत्र सिद्धांतकार इसे व्यापक वार ऑन ड्राइवर्स के हिस्से के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे ये 5 हो गया तो इसको 50 कर लेना, या PDF में मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे मिला जुला के पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मुद्दा ये ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है। इसमें बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए अनाज हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, दवाएं हो गई, तो बेसिक फैसिलिटी जो है वो किसी के भी घर से, कोई भी घर हो उसके घर की दूरी से वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए। फिर अगर बाइक से भी जाना है तो 15 मिनट से ज़्यादा की दूरी पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि आसपास ही स्थित होनी चाहिए। जो बेसिक फैसिलिटी वाली चीज़ें हैं उसके बारे में बात की है। तो ये पूरा मुद्दा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। अच्छा, कल क्या होता है उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की कि कल लेक्चर बीच में क्यों रोक दिया था। तो देखिए कल क्या होता है ना कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था। मतलब 11 बजे शुरू किया था काम करना, वो फिर 4 बज गया पता नहीं चला। फिर 4 बजे जब अलार्म बजा तो मुझे लगा अरे यार 4 बज गया। और फिर मैं सोचा सोऊं कि लेक्चर देखूं। अगर सो जाता तो फिर वही है कि 1 घंटा 2 घंटा भी सोता तो लेक्चर चला जाता हमारा। तो मुझे लगा अब 4 बज गया अब क्या सोऊं। और फिर इस चक्कर में जब लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठा 4 बजे तक तो वैसे ही काम कर रहा था। फिर जब वहाँ पे PPT बनाना हुआ और फिर ये लेक्चर देखना हुआ, तो जब लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठा ना, आंख से पानी इतना ज़्यादा टपक रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। स्क्रीन मतलब क्लियर दिख नहीं रही थी, पूरा धुंधला धुंधला स्क्रीन दिख रही थी, ब्लर स्क्रीन दिख रही थी। इस वजह से पढ़ भी नहीं मिल रहा था सही से, और फिर वो दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ रहा था कि यार क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर और ज़्यादा इम्पैक्ट डालूंगा तो फिर हो सकता है कि आँख ही खराब हो जाए और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैंने वो लेक्चर वहीं पर रोक दिया था। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सोने को नहीं मिलता है, वो काम कुछ था तो इस वजह से काम करना पड़ा। वो फिर काफ़ी लंबा समय चला गया और लैपटॉप एकदम हीट हो गया था। मुझे लगा पता चली कि आंख भी गई मेरी और लैपटॉप की बैटरी हीट होने से लैपटॉप भी फट गया, तो सारी चीज़ें वहीं पे वहीं धरी रह जाएंगी। इससे अच्छा एक दिन की बात है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। खैर कल जो हुआ था उसके लिए सॉरी, है ना। वो एक्चुअली यार वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि वो डेली होगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा।
यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे कमेंट करने में असमर्थ हैं, आपको लगता है कि आप वहाँ पे अपनी बात नहीं कह सकते, तो ये रही ईमेल आईडी। कितनी अच्छी तीर बनी। ये रही ईमेल आईडी, आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई बात लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते। ठीक है, यहीं तक रखते हैं सर। थैंक यू।